जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग आज टेंस की कुछ ऐसे बातों को जानते हैं जिनके माध्यम से पूरा टेंस हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फार्मूला हमारा होता है वो 4 फार्मूला होता है। अब जैसे पहला हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ETC। ये तो हमारा पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरे नंबर का जो हमारा फार्मूला हो गया उसको हम देखेंगे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये तो हमारा दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर हम देखते हैं कि इंट्रागेटिव वाले में भी 2 होते हैं। एक तो जब अगर किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाएगा तो वो वाला देखते हैं। जब अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाएगा तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब। फिर अब यहाँ सबसे पहले अगर जब वो पहले आएगा तो हम क्वेश्चन वर्ड न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट। फिर अगर वह उसमें हम देखेंगे कि नॉट लगा है तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर सेम प्रक्रिया उतार लाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड का हो गया। ये चौथा वाला जो है ये भी क्वेश्चन वर्ड का है, लेकिन यदि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, मतलब क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाता है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब अगर बीच में जब आ जाता है तो हम लोग तब वहाँ देखते हैं, तब क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। अगर उसमें भी नॉट होगा तो नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। ये हमारे 4 फार्मूले ऐसे हैं कि जिस पर सभी टेंस निर्धारित हैं। बस वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है, 2 चीज़ों का। एक तो हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा वर्ब का रहेगा तो यहीं पे। ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा या यहाँ आ जाएगा या यहाँ, नहीं, फार्मूला सेम रहेगा। बस हमको ये देखना होगा कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है और कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा वर्ब का रूप लग रहा है, ये ध्यान देना होगा। ये समझिए हमारे 4 फार्मूले ऐसे हैं जिनके माध्यम से भी हम पूरा टेंस आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ये समझिए इन्हीं 4 के माध्यम से हमें पूरा टेंस आसानी से आ जाएगा। हमें सब में फार्मूला रटने की जरूरत नहीं। एक बार आप फार्मूला रटिए, फिर इसमें अब उसमें ये दिमाग लगाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा फार्मूला लगेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कौन सा फार्मूला लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा फार्मूला लगेगा, और फ्यूचर में कौन सा लगेगा, परफेक्ट में कौन सा लगेगा। इन सब में अगर आप देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि सबसे जो महत्वपूर्ण है ये हमारा स्ट्रक्चर जो फार्मूला है, इसी के बेस पर पूरी चीजें होंगी। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में असरेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं। और अगर जब एक वचन रहेगा तो अगर वह बहुवचन हो जाता है तो वर्ब का पहला रूप लिखते थे। हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला था ये था कि सब्जेक्ट वर्ब में यस या यस, या हम यह कह सकते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब का 5वां रूप होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब का पहला रूप होगा। ये ध्यान दीजिएगा। फिर ऑब्जेक्ट और प्लस ETC। अब ये फार्मूला था, लेकिन हमने अगर यही निगेटिव में हम लोग बात करें, निगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में जो हम लोग पढ़े थे, उसमें देखिए भैया ये था सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट
ETC, ये हमारा फार्मूला था। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो रहा है, डू या डज हो रहा है। ये निगेटिव सेंटेंस नाट तो दोनों में लगेगा, चाहे डू आए चाहे डज आए, दोनों के साथ नाट लगेगा। लेकिन यहाँ हमको क्या ध्यान देना है कि जो हेल्पिंग वर्ब डज है, यहाँ डज जो लग रहा है ये किसके साथ, सब्जेक्ट, मतलब डज जो है एक वचन के साथ लगेगा और डू किसके साथ लगेगा, बहुवचन के साथ लगेगा। तो हमको ये सब ध्यान देना है। अब ये अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो यहाँ डू या डज नहीं लगेगा, तब क्या लग जाएगा, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बात करेंगे तो सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम लोगों का हो जाएगा इज, आई एम, आर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब में हो जाए और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये साधारण में होगा। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे थे फार्मूले की। फार्मूला हमारा सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है कि जो हर बार आपको यहाँ फार्मूला हर टेंस में समझाना पड़ेगा एकदम अच्छे से। इससे अच्छा ये है कि एक बार अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव आएगा तो यही होगा फार्मूला। बस क्या दिक्कत होगी, दिक्कत ये होगी कि हेल्पिंग वर्ब हो सकता है टेंस के अनुसार बदल जाएगा और उसका वर्ब भी टेंस के अनुसार बदल जाएगा। दो चीज बदल जाएगा, किसके अनुसार, टेंस के अनुसार हम बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो और इसके बाद जो सब्जेक्ट फार्मूला, सब्जेक्ट पहले होगा, सब्जेक्ट पहले होगा, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब टेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, फिर इसके बाद वर्ब होगा, वर्ब सब में होगा। अब वर्ब का कौन सा रूप लगेगा ये टेंस डिसाइड करेगा कि कौन सा टेंस में है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कौन सा वर्ब लगेगा, वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। अब यहाँ हमको दूसरे वाले में देखना है। दूसरे वाले में हमको ये ध्यान देना है कि जैसे अब देखो, जैसे निगेटिव वाला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, मतलब नॉट, इसके बाद सब में यही होगा, बस हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब दो चीज चेंज होगा, ये समझ लो। और सेम कंडीशन पूरे टेंस में, ये समझ लीजिए कि आपको अगर ये फार्मूला आप सीख ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, तो समझ लीजिए पूरा अनुवाद कर लेंगे। इसी फार्मूले के बेस पर पूरा हमारा अनुवाद, पूरा टेंस निर्धारित है, ये समझ लीजिएगा। हम इसके बारे में धीरे धीरे, अब मतलब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताए थे, फिर सब में बताएंगे भी, लेकिन इसको एक बार अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आप का जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब इसमें अगर जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाएगा तो हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट का प्रयोग होगा नॉट करेंगे, इसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें हम ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या तुम सब किताब नहीं पढ़ाते हो। अब यहाँ ध्यान देना, क्या तुम सब किताब नहीं पढ़ाते हो। अब हमको प्रश्नवाचक, हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है ये है। अब अगर जब प्रश्न पहले पूछ लिया गया है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाएगा तो हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, अब देखो कौन सा टेंस, ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आवे, क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं तो उसका तब एक वचन के साथ डज लगेगा, बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा। तो यहाँ क्या है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है कि एक वचन है, बहुवचन है, तुम सब मतलब कई लोग आ जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारा डू हो जाएगा, डू यू। इसके बाद अब क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, नॉट लिख दो भैया, कोनो दिक्कत नहीं है, नॉट। फिर इसके बाद क्या है, वर्ब। अब वर्ब का हम लोग बताए थे, मैंने कल बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन वर्ड के साथ वर्ब का, अगर इंटरोगेटिव निगेटिव वाले सेंटेंस में वर्ब का पहला रूप लिखते हैं। अब यहाँ पढ़ाते हो, मतलब क्या तुम सब किताब नहीं पढ़ाते हो, पढ़ते हो नहीं पढ़ाते हो, तब यहाँ टीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा। टीच का पढ़ाते हो, टीच द बुक, टीच द बुक,
क्वेश्चन मार्क। अब देखो हमें मिल गया ना कि मतलब ई फार्मूले के हिसाब से हम लोग पूरा अनुवाद कर सकते हैं। अगर आप समझ लो ये वाला, दूसरा वाला समझ लो, दूसरा वाला जो फार्मूला हमारा क्या कहता है, दूसरा वाला हमारा फार्मूला ये कहता है कि तुम सब किताब क्यों, तुम सब किताब क्यों, चलो क्यों पढ़ाते हो, तुम सब किताब क्यों पढ़ाते हो। तो अब देखो, अब तो प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आ गया तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये देखो क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर इसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब, हमसे हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम सब्जेक्ट के पास चलेंगे। हम सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यह ध्यान देना, हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ध्यान देना। तो सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, सॉरी बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू। अब अगर इसमें नॉट होता, क्यों नहीं, अगर यहाँ नहीं लिखा गया होता तो हम नहीं लगाते, लेकिन नहीं तो लिखा नहीं गया है इसलिए हम नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद वर्ब का पहला रूप, डू यू टीच द बुक, क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए, इसी फार्मूले के आधार पर हमारा पूरा टेंस, इन्हीं 4 फार्मूले के आधार पर हमारा पूरा टेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये ध्यान देना हमेशा। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग थोड़ा वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे वर्ब का पहला रूप कहाँ लगेगा, दूसरा रूप कहाँ लगेगा, तीसरा रूप कहाँ लगेगा, और चौथा रूप कहाँ लगेगा, पांचवा रूप कहाँ लगेगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब जैसे चलिए ठीक है, वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया पांचवा। अब हम पहले के अगर हम पहले वाले की बात करेंगे तो ये हमेशा इंडेफिनिट में लगेगा, इंडेफिनिट। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंडेफिनिट में कर देते हैं, इंडेफिनिट चाहे होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहे पास्ट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट अब कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड रूप लगता है, लेकिन जब अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पहला रूप लिखते हैं नहीं लिखते हैं। तो ये समझना कि चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, वर्ब का दूसरे रूप का प्रयोग हम लोग करते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में। कहाँ, पास्ट के इंडेफिनिट में, पास्ट के इंडेफिनिट में। और वर्ब के तीसरे रूप का हम लोग प्रयोग करते हैं भैया, कहाँ करते हैं, परफेक्ट में, परफेक्ट में करते हैं। कहाँ करते हैं, परफेक्ट में। अब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे। और वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में किसका प्रयोग करेंगे, कॉन्टिन्यूअस के रूप में प्रयोग करेंगे। अब चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, वहां पर हम वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करेंगे। और वर्ब का पांचवें रूप का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, वो भी असरेटिव वाले में, इंडेफिनिट के असरेटिव में होगा, प्रेजेंट के की सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के असरेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के असरेटिव में। अब हमको इससे ये जानकारी हो गई कि मतलब कहाँ वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होगा। अब जैसे ये 5 रूप, जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम गो का, गो, वेंट, गॉन, फिर गोइंग, गोज।
अब यहाँ देखो जैसे 5 रूप दे दिया है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। अब इससे हमको ये पता चलता है कि भैया ये जो गो का प्रयोग होता है, वर्ब का पहले रूप का प्रयोग होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो। पास्ट इंडेफिनिट में असरेटिव वाले में नहीं लगेगा, लेकिन निगेटिव वाले में लगेगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट हो तब भी वहां लगेगा। और वर्ब का ये पास्ट इंडेफिनिट में केवल लगेगा, ये ध्यान देना। वर्ब का दूसरा रूप जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा, ये हमेशा ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान देना है कि वर्ब का जो तीसरा रूप होता है वो परफेक्ट में लगेगा, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सबके परफेक्ट में लगेगा। कौन? ये वर्ब का तीसरा रूप। और जो वर्ब का चौथा रूप है ये कंटिन्यूअस में लगेगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस वाले में लगेगा। और वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वो भी असरेटिव वाले में लगेगा, यस या यस मतलब सिंगुलर में लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। बहुवचन के साथ नहीं लगेगा, बहुवचन के साथ तो वर्ब का पहला रूप लगेगा। तो आज हम लोगों ने जो देखा है वर्ब का स्ट्रक्चर देखा है, मतलब वर्ब का प्रयोग, पांचों फार्मों का प्रयोग कहाँ कौन कौन से टेंस में हम लोग करते हैं और कैसे करते हैं। और हम लोगों ने एक फार्मूला ऐसा देखा, मतलब फार्मूलों का स्ट्रक्चर, 4 फार्मूलों का स्ट्रक्चर ऐसा देखा जो कि पूरे टेंस को वही निर्धारित करते हैं। उन्हीं के माध्यम से हम पूरे टेंस को पढ़ेंगे, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब उसी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोगों ने खत्म कर लिया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग चलेंगे फिर इसके बाद। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ ध्यान देना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहता क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहता है कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाएं, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि निरंतर, लगातार, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें किसी काम का होना, क्रिया का हो रहा होना पाया जाए, मतलब वर्तमान समय में वो क्रिया हो रही हो, तो उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे कोई अगर बैट्समैन, कोई बॉलर बहुत अच्छी गेंद फेंक रहा है तो उसके साथ वाले फील्डर कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है कंटिन्यू, यही सेम बॉल। तो उसी प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब जो होता है निरंतर, लगातार, मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो वर्तमान में जो कार्य चल रहा हो उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो इसका जो डिफिनेशन होगा, पहचान होगा, इसका ये होगा कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आवे, आदि शब्द आवे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब ये तो हमारा पहचान हो गया। ये ध्यान देना कि जो हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये पहचान है कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आवे, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये ध्यान देना हमेशा। अब जैसे इसमें जो इसका जो नियम होता है, इसमें जैसे ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये जो एम आर होता है, इसमें एक वचन करता है, मतलब ये जो इज एम आर होता है, ही सी इट के साथ इज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, और आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग करते हैं। और जैसे वी यू दे के साथ हम लोग बहुवचन मतलब हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे।
तो बाकी चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है और आप लोगों से हमारा निवेदन है कि और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और बच्चों तक ये चीज़ें पहुंच सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।